मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी हम किसी नंबर को या बहुत सारे नंबर को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज दैट मैंने 5 6 7 जो भी है यहाँ पर, ठीक है, मैंने इस तरह से नंबर्स को अरेंज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो अभी जो बन गया ना इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका मैट्रिक्स। ओके, हमने नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, हाँ, तो हमें मिल गया मैट्रिक्स मिल गया। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो हमने 5 6 8 ये सब जो लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? तो हम इनको बोलते हैं, ये एलिमेंट्स बोलते हैं। ये एलिमेंट्स या एंटिटी होते हैं, ठीक है, हम इनको एलिमेंट्स या एंटिटी बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम कितने हैं, ठीक है। अगर हम रोज और कॉलम पता कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पता करते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स और कितने रो और कितने कॉलम है, ठीक है। तो रो कैसे पकड़ते हैं? रो का मतलब क्या होता है? देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा है आपको, ऐसे ये लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना हम इनको रो बोलते हैं। तो ये रो हो गया और एक ये रो हो गया, ठीक है। अब ये हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। मान लो ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो है, ये हो गया R2, फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। ओके, नाउ अब पता करना पड़ेगा कि कॉलम्स क्या होता है। कॉलम्स का मतलब होता है वर्टिकल लाइंस। तो ये हो गया आपकी C1, मान लो कॉलम 1 है, और ये हो गया आपकी C2 और ये हो गया आपकी C3, ठीक है। तो आपको एकदम क्लियरली दिख गया होगा कि यहाँ पर R जो रो हम बोलेंगे वो 2 है और कॉलम C हम लिखेंगे उसको हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 रोज है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर रो का मतलब कितना है? 2 और कॉलम कितना है? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/3। इसको हम लोग पढ़ते हैं 2/3 करके, ठीक है, बाय लगाते हैं। अच्छा, तो ये तो ऑर्डर हो गया। तो हमने बोला था मैंने आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे? बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 कर दो तो आपको 6 मिल जाएगा। और इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6 ही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपने ये भी सीख लिया है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए, मैट्रिक्स लिखिए यहां पर 2 3 4 6 7 5 1 2 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो यहां पर देखिए कितने रोज है? पहला रो R1, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। यहां पर कॉलम के लिए C1 C2 और C3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रो कितने मिल गए? आपको मिल गए 3, कॉलम कितने मिल गए? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? तो मैट्रिक्स A है ना, तो मैट्रिक्स A बराबर हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे 3/3, एकदम 3/3 लिखते हैं। इसको पढ़ते क्या है? 3/3 पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे आपके? 3 × 3 = 9। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 9। आपको दिख गया। ये एलिमेंट जरूरी नहीं है, आपके लिए जरूरी है कि इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को पकड़ना। इसमें कितने ऑर्डर्स, क्योंकि हमें आगे चल के इसका इस्तेमाल करना है। ऑर्डर क्या होता है हमको जानना होगा, ठीक है। तो हम ऑर्डर सीख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक होता है मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि आप मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स को लिखने का एक सिंपल सा तरीका ये होता है कि मान लो मैंने मैट्रिक्स A लिख रहा हूँ और मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैट्रिक्स
A11 A12 A13 और ये चलता रहेगा 4 5 ऐसे कर लिखेंगे, 1 कांस्टेंट रहेगा। बताएंगे 1 का मतलब क्या है। फिर लिखेंगे A21 A22 A23 अगेन A31 A32 और ये A33। ये क्या मैंने लिखा, देखो यहाँ जो मैंने लिखा है ना वो कुछ भी नहीं है, वो सिंपल ये एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3 इसका ऑर्डर है, 3/3 इसका ऑर्डर है। और जो मैंने लिखा ना ये 1 2 2 1 1 ये सारे उसके ऑर्डर बता रहे हैं कि वो एलिमेंट एक्चुअल किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। जैसे मान लो मुझे पता करना है कि A22 इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन क्या होगा A22, इसका मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है कि नहीं। देखो ये देखो A11 क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये वाला क्या होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली इसको आप पढ़ सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आप इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम लोग ना सिंपल भाषा में क्या लिखते हैं आई और जे, आई और जे लिखते हैं। आई का मतलब होगा यहाँ पर आप रो पकड़ेंगे और जे को हम लोग कॉलम पकड़ेंगे, याद रहेगा आई और जे के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे कभी एक मैट्रिक्स का फॉर्म करना है और ये आपको एलिमेंट्स नहीं दिए होंगे, आपको एलिमेंट्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़, ठीक है। मान लो मैंने इसको ऐसे इरेज कर दिया, मेरे को सिंपली 2 वाला ले लेते हैं ताकि आसानी रहेगा सॉल्व करने में, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस तरह का मुझे मैट्रिक्स बनाना है 2/2 का, और आपको गिवन है A बराबर गिवन है 2i प्लस जे स्क्वायर। सपोज आपको ये गिवन है 2i प्लस जे स्क्वायर गिवन है, आप इसका मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपका 2/2। इसका मतलब इसमें टोटली कितने एलिमेंट्स होंगे 4 एलिमेंट्स होंगे, तो A11 होगा A12 होगा A21 और A22 होगा, बस यही पॉसिबल है और कुछ तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल है तो हम इसको कैसे इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो तरीका क्या है, ये पहला क्या था आपका, पहला था ये अगर मुझे A11 का एलिमेंट निकालना है कि इसका एलिमेंट कितना होगा, तो क्या करेंगे, देखो ये आई और जे मतलब क्या रो और कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आई का मान 1 और जे का मान भी 1, तो अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा 2i प्लस जे स्क्वायर है ना, तो पुट करिए तो 2 × 1 प्लस जे स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 + 1 3, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका पहला एलिमेंट क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब बात करते हैं इस 1 2 वाले पर, मतलब कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 1 और जे कितना है, जे का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो गया 2 × आई का वैल्यू तो 1 रहेगा प्लस जे का वैल्यू 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो आपको मिलेगा 2 + 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हो गया 6, तो यहाँ पर क्या होगा 6 हो गया। समझ में आ रहा। अच्छा अगला क्या है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब लिखेंगे 2 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड रो, मतलब जो आई का वैल्यू कितना है 2 और जे का वैल्यू कितना है 1, पुट करिए यहाँ पर देखो कितना आता है, तो फॉर्मूला आपको क्या गिवन है 2i प्लस जे स्क्वायर, इसका मतलब 2 × जे का आई का वैल्यू कितना है 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 4 हो गया प्लस 1 5, तो यहाँ लिखेंगे आप 5। अब ये अगला है 2 2, इसका मतलब होता है कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आई का वैल्यू भी 2 और जे का वैल्यू भी 2, तो ये हो जाएगा आपका 2i प्लस जे स्क्वायर, 2i 2 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर लिखो यहाँ पर, तो ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो टोटली कितने होंगे 8, तो यहाँ पर लिखिएगा 8,
ठीक है, तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स। ये मैंने इस चीज़ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक होमवर्क लिख दे रहा हूँ, आप इसको घर में ट्राई करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो सॉल्व करने के लिए। आपके लिए मैट्रिक्स गिवन है a इक्वल टू 3i² प्लस 2j। ये एक मैट्रिक्स बनाना है आपको, और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लो। चलो 2/2 ही लिखो, 2/2 का इसका आपको ऑर्डर बनाना है बस। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स का टाइप के ऊपर। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं मैट्रिक्स का। तो पहला सिंपल टाइप रो मैट्रिक्स पकड़ते हैं। चलिए, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स में सिंपली रो हो और कुछ ना हो। मतलब क्या, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखता हूं, तो मान लो यहाँ पर 2, 5 और 6 लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपली एक सिंगल रो है। सिंगल रो यहाँ पर है, बहुत बढ़िया, सिंगल रो, हम इसको R1 पकड़ लेते हैं। बट आपको यहाँ पे कुछ और दिख रहा है ना, इसके अंदर कॉलम भी तो है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ये पहला C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 1:3। 1/3 इसका ऑर्डर हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 3। सेकेंड है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है, सपोज ए है यहाँ पर, बस इसको उल्टा कर दो, ये दो, ये कॉलम है, सिंपली एक कॉलम है, हम इसको C1 पकड़ लेते हैं। बाकी ये रो है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3:1। ऑर्डर मतलब क्या, रो इंटू कॉलम। तो रो कितने, 3 और कॉलम कितना है, 1। यहाँ पर रो कितना था, 1, कॉलम कितना था, 3। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई करो 3 आएगा। इसके बाद पता करते हैं कि एक और है, आपको जानना होगा, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है सिंपल सा, जिसके अंदर रो और कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है, अनइक्वल हो। इसका मतलब मान लो कि एक मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स आपको क्या दिख रहा है, इट इज रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इट इज रेक्टेंगल। देखो अलग अलग ना, लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, वैसे दिख रहा है। और वैसे अगर नहीं पकड़ना है तो यहाँ देखो, इसमें कितने रो है, R1 और ये R2। तो रो हो गए 2 और कॉलम कितने हो गए, 3, 1, 2 और 3, तो यहाँ 3 लिखो। आपको ये क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, मतलब रो और कॉलम इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर रो और कॉलम अनइक्वल हो सकता है कि रो कॉलम इक्वल ना हो और कॉलम रो के इक्वल ना हो। ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम दोनों बराबर हो। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 7, 5, 1, 2 और 3। ध्यान से देखिए इसको, इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। यहाँ पर कितने रोज हैं, टोटली 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर C दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या आपका, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने से ही मतलब होता है कि वो लेंथ ब्रेथ सेम होगा। तो लेंथ ब्रेथ मतलब क्या, रो और कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, जितना रो उतना कॉलम। हो सकता है वो 2-2 का हो सकता है 3-3 का हो, 4-4 का हो। ठीक है, वैसे हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं, एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होता है, वो होता है नल मैट्रिक्स। सिंपल सा बात सुनिए, देखिए नल मैट्रिक्स का मतलब क्या, नल मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, खाली, या एम्प्टी बोलते हैं। नल या एम्प्टी मैट्रिक्स होता है। अगर मैं एक ए से लिखूं, एक ए कोई मैट्रिक्स है और उसका हर एक एलिमेंट
जीरो है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो एक नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर होगा, ये नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ जीरो है इसका, नहीं, इसका है ऑर्डर। देखो क्या है इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2 होगा। 3 रोज है ना, 2 कॉलम्स है, तो 3/2 होगा। तो इसके अंदर आपके जो ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर जैसे हम लोग मैट्रिक्स में फॉलो करते हैं उससे करेंगे, लेकिन एलिमेंट्स जीरो होते हैं, हर एक एलिमेंट्स जो है वो जीरो होगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट जीरो होगा। अच्छा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5 से, हम लोग इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग जितना भी सवाल करेंगे इसके बाद सब में हमको यूनिट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अधिकांश टाइप में करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपके एग्जाम में आते हैं उसमें यूनिट मैट्रिक्स का यूज होना ही होना, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान समझना है, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या है। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल्स का हर एक एलिमेंट 1 हो। सब ऐसा कर दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ठीक है। अब जब सिखाते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड लीडिंग और व्हाट इज कॉल्ड लैगिंग। लीडिंग का मतलब होता है लेफ्ट से टॉप, लेफ्ट से टॉप और राइट से बॉटम। देख रहे आपको, ये लेफ्ट से टॉप और राइट से बॉटम, ऐसे लाइन मिलाओ। अगर हम टॉप, इसको हम टॉप बोलते हैं, उसको बॉटम बोलते हैं। ये राइट में है ना, राइट का बॉटम और ये लेफ्ट का टॉप, ऐसे आ जाओ, टॉप टू बॉटम आ जाओ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। लीडिंग आपका ये डायगोनल है, आगे डायगोनल लिख लेना खुद से, ठीक है, लीडिंग डायगोनल हो गया। ओके, तो जब किसी भी मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल 1 1 होता है, 1 1 दिख रहा है आपको, हर एक एलिमेंट 1 1 होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर कुछ भी दिखे आपको तो नहीं बोलना है। सपोज मान लो कि मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स बी है और कुछ इस तरह का है 0 0 1 0 1 0 और ये हो गया आपका 1 0 0, ठीक है। तो थोड़ा बताओ मेरे को कि क्या ये एक नल मैट्रिक्स, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स है? तो आप बोलेंगे कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के टॉप टू बॉटम आते हैं और उसका हर एक एलिमेंट 1 1 हो तो हम बोलते हैं कि वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर तो जो डायगोनल है वो उल्टा है, लीडिंग तो ये है, इसको हम लोग लैगिंग बोलते हैं। ये क्या है? ये लैगिंग होता है, ये लैगिंग है, तो ये हम नहीं लेते हैं, ठीक है, ये हम नहीं लेते। ये सिंपल एक मैट्रिक्स ही आप इसको बोल सकते हो, बट यूनिट ये है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है आपका इक्वल मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में तो क्वेश्चन आना ही आना है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आपको कुछ कुछ बात जानना पड़ेगा। पहला कि जब इक्वल मैट्रिक्स मतलब क्या, आप दो चीज़ इक्वल है, सपोज मान लो कि ये ए और ये बी, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल कब होंगे? जो चीज़ इसके पास है वो चीज़ इसके पास होना चाहिए तब इक्वल होंगे। जिस तरह का ये दिखता है उस तरह का इसको दिखना पड़ेगा तब इक्वल है। इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स के पास अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या है? अगर ऑर्डर सेम है तो इक्वल मैट्रिक्स होने का चांसेस है। और दूसरा क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम होना पड़ेगा। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर दो मैट्रिक्स लीजिए, अगर उस दो मैट्रिक्स में उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे।
कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। सपोज दैट कि मैंने मैट्रिक्स ए लिखा 2 3 4 और 5, ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितना है, इसका अच्छा ऑर्डर बाद में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैट्रिक्स बी लिखिए 2 3 4 5। आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स ना आपको इक्वल दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 5 है, जो जहाँ पर है वहीं पर बैठा हुआ है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। करस्पॉन्डिंग बोलने का मतलब क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन है, देखो 2 का पोजीशन क्या है 1 1, तो 2 हो गया। अच्छा इसका पोजीशन क्या होगा 1 2, तो 3 है, ठीक है। तो अगर हम अगले मैट्रिक्स में चलो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 2 1, वो 4 हो गया, और यहाँ बोलेंगे 1 2 2, तो ये 5 हो गया। तो ये तो मैट्रिक्स ए के लिए हुआ, लेकिन मैट्रिक्स बी के लिए क्या, यहाँ देखो मैट्रिक्स बी जो है वो यहाँ भी सेम चीज़ है, 2 3 4 और 5, ऑर्डर सेम है, दिख रहा है आपको एकदम। तो हम इसको बोलेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब सपोज चलिए क्वेश्चन लगाते हैं कि मान लीजिए मैट्रिक्स ए का मतलब हम लिख देते हैं 2 4 6 जैसे 8 करके लिख दिया, ये मैट्रिक्स ए है। और हमने मैट्रिक्स जो बी लिखा है वो कुछ इस तरह का है, x p 6 और यहाँ पर r। आपको बताना है कि x p और r का वैल्यू कितना होगा। और यहाँ पर गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, a = b है। इसका मतलब क्या है, अगर a = b है इसका मतलब ये होता है कि उसका हर एक एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 2 बराबर x, पहला मेरे को मिल गया। देखिए जहाँ पर 6 था वहाँ पर 6 वैल्यू ऑलरेडी है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए फिर क्या होगा, p बराबर 4 हो जाएगा। अच्छा r कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इक्वल मैट्रिक्स में कुछ इस तरह का ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आपके लिए क्वेश्चन है x y + 2 3 और z - 1, ये मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है, 3 1 और 3 2 के इक्वल है। तो आपको यहाँ पर x y और z का वैल्यू निकालना है कि x y और z का वैल्यू क्या पॉसिबल है और क्या हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको बोला गया है कि बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो भी इक्वल होगा, तो इक्वल कर दो, अभी हमने जस्ट सीखा था ना। तो ये जो देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि x बराबर 3, तो मेरा पहला आंसर तो यहीं पर हो गया, सिंपल था, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसको देखिए ये इसके इक्वल होगा ना, तो हम वो क्या बोलेंगे y + 2 = 1, सो y = 1 - 2 कर देंगे इसको हम लोग, तो आंसर क्या होगा 1 -1 हो गया। तो y का मान कितना हो गया, -1 हो गया। दूसरा देखो, अब यहाँ पर 3 है तो 3 हमें गिवन, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो z निकालना है। तो ये देखो z - 1 बराबर 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका z - 1 बराबर 2, z बराबर कितना हो गया 2 + 1 बराबर 3, तो ये रहा आपका 3। तो हमने यहाँ से x y और z का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सिंपल तरीके से एकदम घर में बैठ के इक्वल मैट्रिक्स के जितने भी सवाल है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, हार्डली हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो आप कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आपसे हम जब मिलेंगे तो आपको हम करवाएंगे उसके अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों है। तो अगला वीडियो देखना भूलिएगा मत, ठीक है। और इस वीडियो से समझ और कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और कुछ भी अगर समझ में ना आए तो भी कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक या कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा अगले वीडियो में
समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय बाय।